जीत उन्हें नहीं मिलती जो रास्तों की कठिनाइयों से डरते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो कठिनाइयों का सामना करने का साहस रखते हैं। गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, दिस इज तुषार, फर्स्ट ईयर MBA student, and today's in this video we will be discussing a very important topic of class 11th, that is organic chemistry, some basic principle and technologies. In this video I will be dealing with the topics which are catenation, vital force theory, features of bonding, features of pi bonding, structure representation of organic compound, 3D representation and molecular model, classification of organic compound. अगले वीडियो में मैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करूँगा। तो इन सभी बातों के ऊपर पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट जो ये है कि इस चैप्टर से को अगर आप एनालाइज करें तो टोटल 45 क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन प्रीवियस 11 ईयर्स फ्रॉम 2010 to 2011 in AIPM, prelims, mains and NEET, and out of those 41 questions were directly based on NCERT or just a modified concept of it, or the questions which are given in NTEX or other point location, and only 4 questions were based on high level thinking which cannot be solved through simply going through NCERT, and on an average 3 questions are asked every year, that is this chapter will give you or award you 12 marks. 2015 में 5 क्वेश्चन भी आए हुए हैं और 2020 में 4 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो आप मोटा मोटी पकड़ के चलिए कि 12 क्वेश्चन मार्क्स आपको सिक्योर हो जाएंगे नीट में अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लें। और सेम इम्पोर्टेंट बात है कि अगर ये चैप्टर अगर क्लियर है तो आने वाले चैप्टर्स आप बहुत ही आराम से पढ़ पाएंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। बिफोर वी स्टार्ट देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि है स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी सल्फर, सिलिकॉन और दूसरे मेंबर के द्वारा भी शो की जाती है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ कैटिनेशन इज़ हाईएस्ट इन कार्बन। और उसके बाद ये सल्फर में आती है होगा, जिसके अंदर टोटल 8 मेंबर की रिंग बन सकता है या फिर 8 मेंबर कंपाउंड बनाया जा सकता है जिसके अंदर सिंगल सिंगल प्रेजेंट हो। तो जब हमारे पास इतने सारे कंपाउंड हमने बना लिए कार्बन से, इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी को पढ़ने के से, तो अब हम लोग को एक नया ब्रांच बनाना पड़ा जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन सिंपली वी कैन डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स कौन से, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, अल्कोहल एक्सेट्रा। डेरिवेटिव में कुछ नहीं किया जाता है, बस एक फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस किया जाता है हाइड्रोजन एटम के द्वारा। जहाँ पे एक हाइड्रोजन है उसकी जगह एक फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे तो वो हो जाएगा उसके डेरिवेटिव। नेक्स्ट पॉइंट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या? ये थ्योरी सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्स्टिकल थी प्रेजेंट डे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से दिस थ्योरी स्टेटेड दैट ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन द नेचर आर फॉर्म्ड ड्यू टू एन अननोन, दैट इज अ वाइटल फोर्स, एंड कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब सिंपल ये था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो केवल प्लांट्स और एनिमल बॉडी सिंथेसिस कर सकते हैं, और ये टेंडेंसी आई है ड्यू टू एन वाइटल फोर्स, जो कि उस समय गॉड को रेफर किया जाता था कि वाइटल फोर्स जितने भी है वो सारे गॉड्स हैं, और गॉड्स ने क्रिएट किया है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और वही ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया विथ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ F. Wohlers, who synthesized an organic compound called as urea by simply heating ammonium cyanide in a water bath, and he prepared urea. उसने किया क्या, एक बर्नर के ऊपर एक वाटर टब रखा, उसके अंदर वाटर और एक टेस्ट ट्यूब डाला जिसके अंदर था अमोनियम साइनाइड का सॉल्यूशन। जब उसे हीट किया गया उस वाटर बाथ को, टब को, तब
इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो अमोनियम साइनाइड था वो कन्वर्ट हो गया यूरिया के अंदर, और इट लेड टू एन फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज अमोनियम साइनाइड टू यूरिया. And this resulted in a series of discovery in the upcoming years, which included acetic acid by Kolbers, methane by other scientists. Next will be the electromagnetic theory of covalent bonding. According to the electromagnetic theory, what does electromagnetic theory says? According to electromagnetic theory, एक इलेक्ट्रॉन एक सिंगल पार्टिकल है. इस पॉइंट को डिस्कार्ड कर दिया गया था और ये बात करना स्टार्ट हो गया था कि इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट पर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्यों डिफाइन किया जा सकती है, बिकॉज ऑफ हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच स्टेटेड दैट एन एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर अ पार्टिकल. इसी की वजह से एक सिंपल इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट के अंदर डिफाइन किया गया, जो कि एक ऐसा जगह था जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 95% थी. और इस ऑर्बिट की वजह से ही हमारे प्रेजेंट डे जो कंपाउंड है उसके फीचर्स को हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं ईजिली. और फीचर्स थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, और किसी भी बॉन्डिंग को होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर आता है हाइब्रिडाइजेशन. देन an important point arises that what is hybridization? Hybridization simply means orbital with similar energy level. For example, if we consider three orbital px, py, pz, all these three orbital have same energy and same shape. The thing which differ is their orientation. Px is oriented along x-axis, py is oriented along y-axis and pz is oriented along z-axis. और किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है उसकी बॉन्ड लेंथ, उसके बॉन्ड एंथैल्पी और उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करती है. फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक sp orbital, then we can easily find that it has 50% s character, and when a compound is having more s character, then the proximity of the electron near the nucleus toward the nucleus increases, which ultimately give it an electronegative feature. इस पॉइंट को अगर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए तो ये बात कहा जा सकता है, जैसे इस एग्जांपल के अंदर हम लिख दें कि एक और कंपाउंड है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है. उस न्यूक्लियस के अंदर एक चार्ज है जो है पॉजिटिव चार्ज. इस पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो अगर एक कंपाउंड के अंदर केवल s ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड के अंदर ये टेंडेंसी ज़्यादा होगी कि वो किसी दूसरे कंपाउंड के शेप को अल्टर कर सके, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा. और किसी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. तो किसी भी कंपाउंड के पास अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो उस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी. देन वी कैन सिंपली से दैट अ कंपाउंड विच इज़ हैविंग more percentage S character will be having more electronegativity. Second point arises, difficulty arises that how can we calculate the percentage S character? Then we can easily calculate the percentage S character by simply going through an example. For example, sp orbital, it is having total number of s orbital, that is 1, and s orbital is 1 and total number of orbital is 2. So the total percentage s character will be 50. Similarly, sp2 orbital is having percentage s character. Number of s orbital is 1 and total number of orbital is 3. Multiply by 100, that is percent s character will be 33%. इसी तरीक़े से अगर हम लोग sp3d2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज s कैरेक्टर निकालें तो वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ s ऑर्बिटल विच इज़ 1 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट इज 6 into 100 which will be equivalent to 16.66. So
परसेंटेज एस कैरेक्टर इन sp3d2 विल बी इक्वल टू 16.66। निकालने का तरीका सिंपल है, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल लिख देना है बट डिवाइड बाय टोटल ऑफ ऑर्बिटल इनटू 100। इस तरीके से अगर परसेंटेज डी कैरेक्टर निकालें तो वो हो जाएगा टोटल ऑफ डी ऑर्बिटल दैट इज 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट इज 6 इनटू 100 व्हिच इज इक्वल टू 33.33%। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी एंड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस पॉइंट को समझने के लिए केवल हम लोग को बॉन्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियरली होना चाहिए। अभी मैंने ये बात बता दी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ जस्ट एन एट्रीब्यूट ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो जिसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। तो एस पी विल बी हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज एस कैरेक्टर, thus highest electronegativity followed by sp2 and then sp3. Bond enthalpy is an energy, or bond enthalpy is directed with bond order. More is the bond order, higher is the bond order, more is the bond energy. तो bond order highest किसके अंदर होता है? sp के अंदर, क्योंकि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा, then followed by sp2 which will be having 2 double bond followed by sp3 which will having a single bond. So if we will be writing the order of bond enthalpy or bond energy, we'll be saying sp is having the highest bond energy followed by sp2 then sp3. And similarly we can also say for bond order of bond length of the compound. In chapter 4 we have already been familiar with the point relation that bond length is inversely proportional to bond order. That is, a compound which is having high bond order will have smaller bond length. And as we know already that sp carbon is having bond order of 3, so it will be having shortest bond length followed by sp2 and then sp3. Next comes the shape of carbon compound. Then in this we are having 3 hybridization of carbon, that is sp3, sp2 and sp. sp3 carbon or hybridized orbital is having tetrahedral geometry, sp2 is having square planar and sp is having linear. बहुत सिंपल है, 4 बॉन्ड है, चारों को ओरिएंट कर रहे हैं एक इक्वल एनर्जी स्टेटमेंट के अंदर, तो उनके अंदर जो ओरिएंटेशन होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, sp2 के अंदर ट्राइगोनल प्लेनर एंड sp के अंदर लीनियर। नेक्स्ट पॉइंट इज फीचर ऑफ पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड बनता कैसे है। ये टॉपिक हम लोग को ऐसे क्लास चैप्टर 4 में पढ़ना आता है, लेकिन मैं इस टॉपिक को ओवर व्यू कर देता हूँ। पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के थ्रू बनता है हम लोग का पाई बॉन्ड। पैरेलल ओरिएंटेशन दैट इज, अगर हम लोग का इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस अगर हम जेड एक्स मानते हैं तो ओरिएंटेशन ऑफ पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल अलोंग वाई एक्सिस और जेड एक्सिस विल बी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एंड पाई बॉन्ड एज वी कैन सी हियर। इसके अंदर होता क्या है, 2 एटम्स एक दूसरे का अप्रोच करते हैं और उसके अंदर सबसे पहले बनता है एक सिग्मा बॉन्ड, हियर अ सिग्मा बॉन्ड बना, फॉलोड बाय partial overlapping, sideways overlapping, partial or sideways overlapping of the other orbital, that is here we are having y orbital, then parallel overlapping of y orbital will be resulting in the formation of pi bond. Easily, since the electron of pi bond are located above and below the plane, here is the plane of axis of which we have considered, here is carbon, इस एक्सिस के ऊपर में एक क्लाउड है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इस एक्सिस के नीचे में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक, क्योंकि हम लोग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है पाई बॉन्ड का अबव और बिलो है प्लेन ऑफ बॉन्डिंग एटम, सो वी कैन ईजिली से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर द अटैकिंग रिएजेंट। और अटैकिंग रिएजेंट भी कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल्स। जो भी इलेक्ट्रोफिलिक फाइल स्पीशीज होगी वो एक कार्बन कंपाउंड के अंदर सबसे पहले पाई बॉन्ड को अटैक करेगी, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो इन शॉर्ट अगर इस पॉइंट को दोबारा समराइज़ किया जाए
तो pi bond is formed due to parallel orientation of p orbital, which is perpendicular to the intermolecular axis. Then how is all the pi bonds are preceded by a sigma bond. पहले एक सिग्मा बॉन्ड आएगा किसी कंपाउंड में, उसके बाद ही उसके अंदर पाई बॉन्ड आ सकता है. फिर थर्ड पॉइंट जो हम लोग को पढ़ना है वो है कि एक अटैकिंग रिएजेंट सबसे पहले एक पाई बॉन्ड को अटैक करता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अबव एंड बिलो द प्लेन प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट जो पाई बॉन्ड है वो प्रोवाइड करता है मोस्ट रिएक्टिव सेंटर इन अ मॉलिक्यूल विच इज कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स. Now there is some question which are given in NCERT. First question is that how many sigma bond and pi bonds are present in each of the following molecular orbital? In each of the following molecules. First is molecule is CH triple bond CH double bond CH CH3. तो इसके अगर हम लोग एक्सपैंड करके लिखें तब हम लोग को ये पता चलेगा कि CC बॉन्ड 1 2 3 4 है, CH बॉन्ड 1 2 3 4 5 एंड 6 है. ठीक, C डबल बॉन्ड 1 है और C ट्रिपल बॉन्ड 2 है और C ट्रिपल बॉन्ड 1 है. यहाँ पे C डबल बॉन्ड 2 कैसे हुआ? क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड बनने के पहले उसके अंदर एक डबल बॉन्ड आता है, इसी के लिए इस कंपाउंड के अंदर 2 डबल बॉन्ड होंगे और एक सिंगल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड केवल एक होगा. ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट विल बी क्वेश्चन इज दैट इस कंपाउंड के अंदर हम लोग को बताना है कि टोटल ऑफ सिग्मा बॉन्ड विच आर CC CH एंड C पाई डबल बॉन्ड कितने हैं. तब इसको भी हम लोग कंडेंस फॉर्मूला है तो इसको एक्सपैंड करेंगे, तब वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड दैट CC बॉन्ड इज 3, CH बॉन्ड इज 6 एंड C डबल बॉन्ड इज 2. सिमिलरली आगे क्वेश्चन 6.2 विच आस्क अस दैट व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डज कार्बन एटम हैव इन द फॉलोइंग कंपाउंड. ये क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ईजी है. पहले कंपाउंड दिया हुआ है CH3Cl, that is chloromethane, which is having sp3 hybridization. Then is CH3C double bond O CH3, which is propone, which is having 2 sp3 orbital and 1 sp2 hybridization. Next is CH3Cn, which is having 1 sp3 and sp orbital. To calculate the hybridization, you simply have to determine the bond order or have to calculate the number of sigma bond that is present in that species. D and E you can go through your own because spoon feeding is always not necessary. Next is problem 12.3, which asks us that write the state of hybridization of carbon in each of the following and the shape of each of the following molecule. तो इसके अंदर हम लोग के पास 3 कंपाउंड है. एक है CH2CH2O. तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन वो sp2 है और ट्राइगोनल प्लेनर है. ये पहले ही पॉइंट डिस्कस हो चुका है. एज यू कैन सी हियर sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड के अंदर आएगा तो वो प्लेनर हो जाएगा. वही बात यहाँ पे बोली गई है. इस कंपाउंड के अंदर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन करें तो वो sp2 आएगा और sp2 का स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर. सिमिलरली सेकेंड कंपाउंड इज CH3F. It will be having sp3 hybridization orbital and a shape of or geometry of tetrahedral, and CHN triple bond, which will having sp hybridization and a single linkage, a linear structure. Next point is that the structure representation of organic compound.
अभी तक हमने कितने टॉपिक कवर कर चुके हैं? पहले कैटिनेशन कंप्लीट, वाइटर फोर्स थ्योरी कंप्लीट, फीचर्स ऑफ बॉन्डिंग ओवर, फीचर्स ऑफ पाई बॉन्डिंग ओवर, क्वेश्चंस based on these 4 topics are also over. Now we are proceeding to structure representation of organic compounds. This is a small topic which we will deal within 5 minutes. इसके अंदर केवल 3 तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो हम लोग सिलेबस में है. फर्स्ट इज कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लुईस स्ट्रक्चर. इसके अंदर हम लोग कार्बन लिखते हैं और उसके अंदर प्रेजेंट बॉन्ड्स को इंडिकेट करते हैं थ्रू अ सिंगल लाइन. अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिंगल लाइन, डबल बॉन्ड है 2 लाइन, ट्रिपल बॉन्ड है 3 लाइन. फिर आता है कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला. इसके अंदर हम लोग केवल फंक्शनल ग्रुप कार्बन और हाइड्रोजन को इम्पोर्टेंस देते हैं और बाकी सारे ग्रुप्स को हम लोग सिंगल बॉन्ड और को हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. जैसे इसके अंदर CH3 मिथाइल ग्रुप है, CH3 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल ग्रुप है तो दोनों को अलग अलग लिखा गया सेपरेटली. सिमिलरली यहाँ पे डबल बॉन्ड जो आया वो एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसको रिप्रेजेंट किया गया. यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड आया तो इसको भी रिप्रेजेंट किया गया. OH is also a functional group, so it is also represented. How can we write this compound in other way? It can be simply written as CH4O. तो इस कंपाउंड के अंदर हम लोग को ये पता ही नहीं चल रही है कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके का लिंक है, लेकिन इस कंपाउंड के अंदर CH3OH के अंदर हम लोग को ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि अल्कोहल. यही है इसका इम्पोर्टेंस. और लास्ट कंपाउंड इज CH3CH6 CH2 CH3. इसके अंदर 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं और टोटल 6 CH2 ग्रुप आ रहे हैं जो कि इंटरमीडिएट है इन 2 कॉर्निंग कंपाउंड एटम्स के अंदर. फिर लास्ट आता है बॉन्ड लाइन. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला और जिगजैग लाइन. इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ये रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि आने वाले चैप्टर में आपको यही रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी और नीट के अंदर भी सेम रिप्रेजेंटेशन से बहुत क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने की कोशिश किया जाता है. तो इसके अंदर सिंपली आपको जो भी कॉर्नर्स है उनको एक एटम्स ऑफ कार्बन को कंसीडर करना चाहिए और उसको गिन लीजिए. जैसे कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स हैं तो टोटल 5 कार्बन हुआ और ब्रोमीन लगा हुआ है 1 2 3 थर्ड पोजीशन. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3-ब्रोमोपेंटेन. ठीक. इसके अंदर जो कॉर्नर्स होते हैं वो मिथाइल ग्रुप का रिप्रेजेंट करते हैं और जो इंटरमीडिएट होते हैं वो CH2 को रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर CH2 के जगह डेरिवेटिव है तो ब्रोमीन जहाँ पे है जैसे, तो यहाँ पे एक बॉन्ड जो रहेगा वो हाइड्रोजन होगा. हाइड्रोजन को हम लोग यूजुअली लाइन जिगजैग लाइन फॉर्मूला के अंदर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है. फिर आता है साइक्लोप्रोपेन. CH2 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 ये तीनों लिंक्ड हैं. फिर आएगा साइक्लोपेंटेन. इसके अंदर 5 कार्बन का रिंग है. फिर आएगा साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन का रिंग विच इंक्लूड एंड क्लोरीन, दैट इज साइक्लोक्लोरोहेक्सेन. एक क्लोरीन है इसी के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर विद अ क्लोरीन. फिर हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12.5. 12.4 बहुत ज़्यादा इजी है इसी के लिए मैं उसे डील नहीं कर रहा हूँ. 12.5 के ऊपर चलते हैं. ये क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड राइट द कंडेंस फार्मूला एंड ऑल्सो देयर बॉन्ड लाइन फार्मूला. तो यहाँ पे हम लोग कुछ कंपाउंड दिया गया है, उसके हम लोग को कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला को रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट इज OH CH2 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 CH CH3 CH CH3 CH3. तो इसको अगर हम लोग एक बार ध्यान से देखें तो हम लोग को यहाँ पे एक रिपीटेशन दिखेगी CH2 ग्रुप की और वो कितनी है? वो है 3. तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए CH2 होल ट्राइस. सेकेंड इज हम लोग को यहाँ पे मिला CH ग्रुप तो यहाँ पे हम लोग ना CH2 और उसके साथ अटैच्ड है एक CH3 ग्रुप इस तरीके से अटैच्ड है. तो हम लोग ने उसे तो सिंपली लिख दिया. और फिर एंड में आता है एक CH से अटैच 2 मिथाइल ग्रुप तो
उस 2 मिथाइल ग्रुप को हम लोगों ने एक ब्रैकेट के बाहर 2 लिख के रिप्रेजेंट कर दिया। फिर नेक्स्ट इज आवर NCCH2OHCN। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली वी आर राइटिंग एक साइनेड इधर एक साइनेड इधर, तो CN होल ट्वाइस CH और OH, ठीक। और अगर इसी फॉर्म कंपाउंड को हम लोग रिप्रेजेंट करें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के थ्रू, तो यहाँ हो जाएगा एक कॉर्नर में OH, एज आई टोल्ड यू दैट जो भी मेरे फंक्शनल ग्रुप होंगे वो अटैच्ड होंगे एक्सटर्नल पे। यहाँ पे एक OH है, OH, तो उसे यहाँ पे लिखा OH। फिर ये हुआ फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, टोटल 8 कार्बन। यहाँ पे देख लीजिए 2 × 3 6, 7, 8, 9, 10, 11। सॉरी, थोड़ा गले में गलती हो गया। यहाँ पे हुआ 3, एक 4, 5, 6, 7, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पर CH3 कहाँ आया, एक ब्रांच था तो यहाँ पे ब्रांच रिप्रेजेंट किया, और 2 मिथाइल ग्रुप, 2 कॉर्नर्स। एज आई सेड अर्लियर, corners represent the methyl and intermediate represent a carbon which is bond to other atoms। यहाँ पे इसकी 2 कोवैलेंसी बैलेंस हो गई है तो 2 और बना देंगे यहाँ पर, तो CH। अगर हम लोग को इसको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करने का क्वेश्चन भी नेक्स्ट है। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन फॉर्मूला ऑफ एटम विच इंक्लूड कार्बन एंड हाइड्रोजन। पहला है एक टैडपोल स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। टोटल ऑफ कॉर्नर्स गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 कार्बन, एक C C C, तो C C C। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इस कंपाउंड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये हो गया एक मिथाइल ग्रुप, ये भी एक मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप आया है, यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप आया, और बाकी इंटरमीडिएट पोजीशन को जस का तस उतार दिया गया। अगला कंपाउंड है, फर्स्ट पोजीशन पे है एक ट्रिपल बॉन्ड और थर्ड पोजीशन पे OH, तो इसको भी प्रेजेंट करना इजी है। C C C C C, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपको इस हर एक पॉइंट को एक कार्बन के तौर पर ट्रीट करना है, तो मैंने इसको ट्रीट किया एक कार्बन के तौर पे। और अगर कॉर्नर्स पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो एक मिथाइल होगा, तो वो मैं भी लिखा। और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, तो उस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, एक अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ था, एक अल्कोहल को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। फिर एक नेक्स्ट कंपाउंड सिमिलर, 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 and 4, 1 2 3 4 and 2 carbon intermediate। This was all about the condensed formula of line and bond line formula and zigzag formula. Next is the 3-dimensional representation of the organic compound। 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग सॉलिड वेज और डैश का यूज़ किया जाता है। सॉलिड वेज रिप्रेजेंट करता है द आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ अ कंपाउंड, द एटम्स। जैसे कि अगर एक इसको एक्सप्लेन किया जाए तो एक डैश विल बी सिंपली लाइक दिस, दैट अ डैश इज रिप्रेजेंटिंग अ कंपाउंड। ये एक कंपाउंड है, इस पॉइंट पर रखा हुआ है, वो प्लेन के बाहर आ रहा है टूवर्ड यू, यू कैन अंडरस्टैंड इट। जस्ट इमेजिन दिस इज अ कंपाउंड with a bond, this is other bond and this is third bond which is coming out of plane toward you. It can be represented by a solid wedge। और डैश है मतलब ये आपसे दूर जा रहा है, इस तरीके से ये आपसे दूर चला गया, अवे फ्रॉम यू। तो अगर हम इसे देखें एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो इसके अंदर CCl-FHH, तो क्लोरीन जो है वो प्लेन के अंदर जा रहा है इनसाइड, एंड फ्लोरीन इज कमिंग आउट ऑफ प्लेन, दैट इज टुवर्ड यू। इट इज बेस्ड ऑल ऑन इमेजिनेशन। इफ यू हैव हाई इमेजिनेशन पावर, you can easily
अंडरस्टैंड इट, एंड अगर समझ नहीं आया तो एक बार और पीछे जाके देख लीजिए. नेक्स्ट विल बी 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन एंड मॉलिक्यूलर मॉडल्स जो कि एक्सपेरिमेंटल के थ्रू इस्तेमाल होते हैं. ये 3 मॉडल है. फ्रेमवर्क मॉडल, इस मॉडल के अंदर ये है फ्रेमवर्क मॉडल. इस मॉडल के अंदर हम लोग केवल बॉन्ड्स को दिखाते हैं. ये जो सिंगल रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो बॉन्ड्स हैं. दूसरा आता है बॉल एंड सॉकेट्स. इसमें जो मेरा कंपाउंड होता है जैसे कि कार्बन है वो उसको एक बिग बॉल के तौर पर रिप्रेजेंट किए, और जो मेरा हाइड्रोजन है उसको स्मॉल बॉन्ड के तौर पे. थर्ड विल बी स्पेस फिलिंग मॉडल जो कि एम्फसाइज करता है रिलेटिव साइज़ के ऊपर, कंप्लीट रिलेटिव साइज़ के ऊपर. जैसे कार्बन एक हाइड्रोजन के इस कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो एक कार्बन का साइज़ बहुत बड़ा और उससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन का साइज़ बहुत छोटा. स्पेस फिलिंग मॉडल. These things will not be asked in the question that what is space filling model. It is just for your concept clarity. जो चीज़ आएगा वो ये है bond line formula. Next is classification of organic compound. This is an important topic because if you are cleared with it, then you will be easily handling all the compounds which will be upcoming in the next chapters. First is classification of organic compound is done as alicyclic open chain compound. Second is cyclic closed chain ring compound. alicyclic compound क्या होते हैं? alicyclic वो compound होते हैं जिसके अंदर जो कार्बन है वो एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल all these compounds like ethane, isobutane, acetyl aldehyde and acetic acid are alicyclic, that is they are open chain compound. इसके अंदर कोई रिंग के फॉर्मेशन नहीं होता है. कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर रिंग का फॉर्मेशन ना हो वो हो गया alicyclic कंपाउंड. सेकेंड इज आवर साइक्लिक कंपाउंड. साइक्लिक कंपाउंड के अंदर क्या होगा, 2 एटम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और वो एक साइकिल का फॉर्मेशन करेंगे किसी भी तरह के. जैसे कि अगर हम लोग का साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेनल का एग्जांपल लेंगे तो वो आ जाएगा हम लोग के एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो कि होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड. नेक्स्ट विल बी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विच विल बी नॉन एरोमेटिक. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल है टेट्रा हाइड्रो फ्यूरीन. नेक्स्ट इज बेंजीनॉइड कंपाउंड. कोई भी बेंजीन का डेरिवेटिव को हम लोग कहते हैं बेंजीनॉइड कंपाउंड. फॉर एग्जांपल दिस इज एन बेंजीन कंपाउंड है ये. अगर इसके अंदर हम लोग एक एनालिन का ग्रुप लगा दें तो ये हो जाएगा बेंजीन डेरिवेटिव विच इज़ एनालिन. अगर हम लोग इसमें एक OH ग्रुप लगा दें एनालिन की जगह तब ये हो जाएगा एक फिनॉल ग्रुप, ये है एक फिनॉल. सिमिलरली नैफ्थलीन. नेक्स्ट इज नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड विच विल बी टॉर्पीन. टॉर्पीन के कुछ फीचर्स हैं जो कि अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो उसका टेस्ट में बहुत कॉमन है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर रिंग कितने होते हैं टॉर्पीन में, तो होते हैं 7. 1 2 3 4 5 6 7. सेकेंड इज टॉर्पीन इज एरोमेटिक और नॉट. then its answer will be simply yes, it is aromatic, although it does not follows of although इसके अंदर हर थर्ड पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा है, जैसे कि ये 1 सेकेंड एंड ये थर्ड. ये एक रूल होता है कि अगर एक कंपाउंड को साइक्लिक होना है तो उसके थर्ड पोजीशन पे और एक डबल बॉन्ड या फिर एक लोन पे मिलना चाहिए, लेकिन इस कंपाउंड के अंदर वो नहीं मिल रहा है. यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो 1 1 2 3. तो ये रिंग के अंदर ऑल्दो हम लोग को एक डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन रिंग के बाहर तो एक डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ. ये पार्टिसिपेट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड. और ये बेंजीन तो नहीं है क्योंकि इसके अंदर 6 कंपाउंड कार्बन तो है नहीं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है, तो एक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड हुआ जिसका नाम है टॉर्पीन. टॉर्पीन इज़ अ नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड. इट इज़ इम्पॉर्टेंट for your test and it will be always asked in your test question. फिर next compound आता है which is heterocyclic aromatic compound. इसका एग्जाम्पल सिंपली है फ्यूरीन,
एंड पाइरिडीन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होते हैं पाई बॉन्ड के और लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन होता है, और ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। Organic compound is classified on the basis of functional group and homologous series, which is family also. functional group होता क्या है? functional group को हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं वो ग्रुप एक कंपाउंड में जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा उस कंपाउंड के केमिकल नेचर के लिए। जैसे कि एक कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये OH ग्रुप उसके फीचर्स फॉर लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी सबको डिटरमाइन करेगा, और इसी के लिए इस फंक्शनल ग्रुप का एक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होना उस कंपाउंड को एक यूनिकनेस प्रोवाइड करता है। और अगर एक कंपाउंड के पास OH का फंक्शनल ग्रुप है, तब उस कंपाउंड में बहुत सारे ऐसे सीरीज़ हो सकते हैं जिसके अंदर एक सिंगल OH है और उसके साथ ढेर सारे कार्बन अटैच है, जैसे कि CH3OH, CH3, CH2OH, फिर CH3, CH2, CH2OH। अगर आप इस ट्रेंड को नोटिस करेंगे, देन यू विल फाइंड दैट ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर्स बाय अ फॉर्मूला ऑफ CH2। ठीक, तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? एक सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय अ CH2 group is called as a homologous series. एग्जाम्पल है आपका फिनॉल का, या फिर अगर आप NH2 ले लें और एल्डिहाइड, कीटोन, एनीथिंग यू कैन टेक, इन सभी के कंपाउंड बनाएंगे एक होमोलोगस सीरीज। मैं एक और होमोलोगस सीरीज बनाता हूँ, CH2 NH2, CH3 NH2, CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 CH2 NH2। इस होमोलोगस सीरीज के अंदर भी 3 मेंबर हैं और हर एक सक्सेसिव मेंबर डिफर कर रहा है CH2 से। तो क्या ये एक होमोलोगस सीरीज होगा? ऑफ कोर्स, बिकॉज इट fulfills the requirement for a homologous series. That's all for today's video. I hope you understand this topic, and if there are some mistakes, then please advise me how can I improve it, because ये मेरा पहला वीडियो है, तो अगर कोई गलती हो तो आप कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि how can I improve that. Thank you and have a nice day.